नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई, उसने कौन कौन से युद्ध जीते, और उसके जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम अकबर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में अकबर के बारे में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने पहले पढ़ चुका है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके पिता का नाम, माता का नाम, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम अकबर का मालवा का अभियान से शुरू करने वाले हैं। अकबर का मालवा अभियान 1560 में हुआ था। अकबर ने 1560 में मालवा के शासक बाज बहादुर शाह को पराजित कर मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व अहमद खान ने किया था, जिसे अकबर मालवा की सूबेदारी सौंप देता है। अकबर का आमेर अभियान 1562। अकबर का आमेर अभियान 1562 में हुआ था। अकबर की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति को देखकर 1562 में राजस्थान के आमेर का शासक भारमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर का मेड़ता का अभियान 1562 में अकबर की सेना राजस्थान के मेवाड़ की एक इकाई मेड़ता के जागीरदार जयमल को पराजित कर देती है। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व सेनापति सफरुद्दीन ने किया था। अकबर का गोंडवाना अभियान 1564 में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान गोंडवाना के संदर्भ में भेजा। इस समय गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती थी और अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। अकबर की सेना के साथ युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती और उसके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है और गोंडवाना मुगल सत्ता के अधीन आ जाता है। अकबर का रणथंभौर अभियान 1569 में अकबर की सेना रणथंभौर के राजा सुरजन राय हारा को पराजित कर देती है। इस अभियान का नेतृत्व अकबर तथा उसके सेनापति भगवान दास ने किया था। अकबर का कालिंजर अभियान 1569 ईस्वी में अकबर के सेनापति मजनू खां द्वारा कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर दिया जाता है। अकबर का जैसलमेर तथा बीकानेर अभियान 1570 में राजस्थान के जैसलमेर का राजा हरियार, जिसे हम हर राय के नाम से भी जानते, तथा बीकानेर का राजा कल्याणमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 21 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में हुआ था, जो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में है। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में खामनोल एवं बलीचा गांव के मध्य एक पहाड़ी दर्रा है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विस्तार की नीति को अपनाया था।
इस हेतु अकबर ने कूटनीति तथा युद्ध नीति दोनों ही प्रकार की रणनीतियों का सहारा लिया। कूटनीति के अंतर्गत अकबर ने भारत, विशेषकर राजस्थान के राजपूत शासकों को बड़ी जागीरें देकर अथवा वैवाहिक संबंध स्थापित कर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत समष्टि कर लिया था। उदय सिंह के काल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसके एक हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उदय सिंह चित्तौड़ से आकर वर्तमान के उदयपुर में रहने लगे। उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में इतिहासकारों में दो धारणाएं हैं। पहले यह है कि उनका जन्म वर्तमान कुंभलगढ़ में हुआ था, जबकि दूसरा धारणा यह है कि महाराणा प्रताप का जन्म पाली की पहाड़ियों में हुआ था। सबसे प्रचलित मान्यता के रूप में कुंभलगढ़ यानी उदयपुर को स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह तथ्य है कि महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रमाणित नहीं है। अकबर की आंतरिक राजनीतिक कला। मेवाड़ का शासक जयमल सिंह था, जो कि एक क्रूर, अयोग्य एवं भोगविलासी प्रवृत्ति का शासक था। इसी कारण मेवाड़ के सामंतों ने स्थानीय जनता के समर्थन से महाराणा प्रताप को चित्तौड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में थे और यहीं से बाद में शासन संचालित करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जगमल ने अपने शासन को महाराणा प्रताप से बचाने के लिए अकबर की शरण लेना उचित समझा तथा वह अकबर से मिल गया। अर्थात जगमल सिंह ने एक प्रकार से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर और चित्तौड़। अकबर भी समझता था कि चित्तौड़ पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में करना आवश्यक है, क्योंकि अकबर जानता था कि वास्तविक रूप से महाराणा प्रताप ही चित्तौड़ के शासक है। इसी क्रम में महाराणा प्रताप ने वार्ता करने तथा मुगल अधीनता को स्वीकार करने के परिप्रेक्ष्य में कई शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे, किंतु महाराणा प्रताप ने प्रत्येक बार अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इन परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य हो गया। इसके अलावा दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार करने की अकबर की महत्वाकांक्षा ने भी युद्ध को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि यह दक्षिण भारत की ओर से कूच करने से पहले उत्तरी भारत की ओर पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहता था। मुगल सेना बनाम राजपूत सेना। 21 जून 1576 को दोनों सेनाओं के बीच हल्दी घाटी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यह इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक था, जो लगभग 4 से 6 घंटे तक चला। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो सबसे कम समय तक चला था। यह मात्र 4 से 6 घंटे तक ही चला था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने स्वयं भाग नहीं लिया था, बल्कि अकबर के सेना का नेतृत्व मान सिंह द्वारा किया गया। इस युद्ध में अकबर ने आसफ खां नामक एक अन्य अस्थायी सेनापति भी नियुक्त किया था, क्योंकि मुगल सेना को भय था कि राजपूत होने के कारण मान सिंह महाराणा प्रताप के साथ ना मिल जाए। मुगल सेना में बदायूनी नामक व्यक्ति ने बाद में हल्दी घाटी के युद्ध का संजीव वर्णन किया। वहीं राजपूत सेना की ओर से स्वयं महाराणा प्रताप, सेनापति झालामान, झालाबिदा, हाकिम खां सूरी तथा भीलों के लगभग 400 योद्धा भी थे। इस युद्ध में अफगानों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि स्वयं एक अफगानी थे, को मुगल शासक बाबर ने युद्ध में पराजित किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत और मुगल सेना अर्थात मुगल सेना राजपूत सेना की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक थी। हालांकि सैनिकों की संख्या के बारे में कोई सटीक जानकारी एवं एकल जानकारी नहीं प्राप्त होती है। प्रारंभ में राजपूत सेना संख्या में कम होने के बावजूद मुगल सेना पर भारी पड़ा, क्योंकि मुगल सेना मैदानी भाग की तरफ से युद्ध कर रही थी, जबकि राजपूत सेना हल्दी घाटी के पर्वतीय क्षेत्र से आक्रमण कर रही थी।
या प्रारंभ होने के कुछ समय ही बाद मानसी को आभास हो गया कि इस प्रकार युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से जीतना कठिन है। अतः मानसी ने अपनी सेना को पीछे हटाना प्रारंभ कर दिया ताकि राजपूत सेना मैदान भाग में आकर युद्ध कर सके। मानसी की यह योजना सफल रही तथा राजपूत सेना उत्साह के साथ पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आकर युद्ध करने लगे। राजपूत सेना की वीरता को देखकर मुगल सेना अपनी विजय को लेकर आशंकित हो गई। लेकिन इसी दौरान मुगल सेना में मेहतर खां नामक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि एक विशाल सेना के साथ अकबर स्वयं इस युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं। इससे मुगल सेना में उत्साह का संचार हो गया। अतः महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के सेनापति मान सिंह, जो कि मुगल सेना के केंद्र में थे, को मारने की योजना बनाई। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर मुगल सेना के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए हाथी पर सवार मान सिंह पर अपने भाले से आक्रमण कर दिया, किंतु मान सिंह इस हमले से बच गया। इसी दौरान मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की घेराबंदी शुरू कर दी। इस समय राजपूत सेना झालामान ने महाराणा प्रताप से युद्ध भूमि से दूर जाने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में भी मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को निरंतर रखा जा सके। महाराणा प्रताप ने अनुरोध किया करते हुए अपना मुकुट झालामान को अपना मुकुट सौंप दिया ताकि मुगल सेना को भ्रम में डाला जा सके। यह नीति सफल रही और महाराणा प्रताप युद्ध से दूर चले गए और झालामान ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुगल सेना द्वारा महाराणा प्रताप का पीछा किया गया, किंतु चेतक द्वारा लगभग 20 फीट से अधिक नाले को पार करने के कारण महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर जंगली क्षेत्र में चले गए। इसी दौरान चेतक की मृत्यु हो गई। अब महाराणा प्रताप के पास ना तो सेना थी और ना ही पर्याप्त मात्रा में धन था। वह मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को निरंतर रख सके। इसी समय भामाशाह नामक एक धनी राजपूत ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी ताकि वह राजपूताना की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष को निरंतर रख सके। इतिहासकारों का मत है कि दानवीर कर्ण के बाद भामाशाह दानवीरों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आते हैं। इसी समय महाराणा प्रताप ने शपथ ली थी कि जब तक वह मेवाड़ को पूरी तरह मुगलों से स्वतंत्र नहीं करवा देते तब तक वह अस्थायी निवास नहीं करेंगे और ना ही शाही जीवन व्यतीत करेंगे। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, किंतु अपनी मृत्यु से पहले तक महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को निरंतर जारी रखा। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में इसलिए विशेष है कि इन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसलिए इस युद्ध को इतिहासकारों द्वारा बिना किसी परिणाम वाला करार किया गया, क्योंकि महाराणा प्रताप अभी भी जीवित थे और मुगल सेना पराजित नहीं हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित कहना कितना उचित है। वस्तुतः यह युद्ध अकबर की ओर से महाराणा प्रताप को समाप्त करने के उद्देश्य से लड़ा गया था तथा युद्ध की पहल भी मुगल सेना ने की और मुगल सेना की ओर से की गई, किंतु मुगल सेना अपने उद्देश्य से सफल नहीं हो पाई। इसलिए इस युद्ध को इतिहासकार द्वारा मिला किसी परिणाम तथा करार दिया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप अभी भी जीवित थे और मुगल सेना पराजित नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप की असफलता। सेना की छोटी संख्या। महाराणा प्रताप की असफलता का कारण है सेना की संख्या छोटी होना, सेना कम होना, शस्त्रों की कमी, तत्कालीन राजपूत शासकों द्वारा मदद नहीं मिलना। मुगल सेना की असफलता। राजपूत सेना का युद्ध कौशल तथा वीरता, महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व, अरावली की पर्वतीय परिस्थितियां। अकबर का गुजरात अभियान 1572 से 1573 तक चला। गुजरात का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ था, साथ ही गुजरात में अनेक बंदरगाह थे, जिससे व्यापारिक केंद्रों के रूप में यह तेजी से विकसित हो रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में 1572 से 73 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुजरात के आक्रमण के लिए राजकुमार इत्माद खां द्वारा अकबर को आमंत्रित किया गया, जो कि स्वयं राजपूत का शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय था। माना जाता है कि बहुत ही कम संघर्ष के फलस्वरूप गुजरात की लगभग समस्त रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। गुजरात विजय के बाद अकबर ने समस्त गुजरात को एक प्रांत के रूप में संगठित किया और अपने सेनापति मिर्जा अजीज कोका को वहां का शासक नियुक्त कर दिया, किंतु शीघ्र ही मिर्जा अजीज ने स्वयं को गुजरात का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अतः पुनः अकबर द्वारा 1573 में गुजरात की ओर अभियान किया गया तथा मिर्जा अजीज को पराजित कर दिया। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी को 1571 ईस्वी में अकबर ने बसाया था और 1571 से लेकर 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी के कारण पुनः अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि बाद में 1599 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया गया और अंत तक यहीं से शासन को संचालित किया गया। अकबर का बंगाल और बिहार अभियान। अकबर का बंगाल और बिहार अभियान 1574 से 1576 तक चला। यह अभियान बंगाल एवं बिहार के तत्कालीन अफगान शासक दाऊद खां के विरुद्ध किया गया, जिसका सफल नेतृत्व मुगल सेनापति मुनीम खां के द्वारा किया गया। सुलेमान किरानी हुमायूं के समय बिहार का सूबेदार था। बिहार का सूबेदार सुलेमान किरानी था हुमायूं के समय। हुमायूं की मृत्यु के बाद सुलेमान किरानी ने स्थिति का लाभ उठाते हुए बंगाल को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। दाऊद खां सुलेमान किरानी का उत्तराधिकारी था, जिसे अकबर की सेना ने तुकरोई के युद्ध में पराजित किया था। तुकरोई के युद्ध में अकबर ने दाऊद खां को पराजित किया था। अकबर का काबुल अभियान 1586 में दिल्ली पर शासन की मानसिकता बना रहे, इसके लिए काबुल के शासक हकीम मिर्जा को अकबर की सेना ने पराजित किया। इस समय अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। इससे पूर्व भी 1564 में मिर्जा हकीम द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना को मुगल सेना ने विफल कर दिया था। अकबर का कश्मीर अभियान। अकबर का कश्मीर अभियान 1585 से 86 तक। कश्मीर अभियान 1585 से 1586 तक चला था। 1585 से 86 में अकबर ने भगवान दास एवं कासिम खां के सैन्य नेतृत्व में कश्मीर के शासक यूसुफ खां के विरुद्ध सफल अभियान भेजा। अकबर का उड़ीसा अभियान 1590 से 92। यह अभियान 1590 से 92 तक चला। इस अभियान के दौरान अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में उड़ीसा के शासक निसार खां को पराजित कर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। अकबर का बलूचिस्तान अभियान, जो कि 1590 से 92 तक चला। 1595 में मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान को पराजित कर दिया। अकबर का दक्षिण अभियान। मुगल काल में अकबर पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर से अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। हालांकि डॉक्टर स्मिथ जैसे इतिहासकारों का मत है कि साम्राज्य विस्तार के साथ ही अकबर ने दक्षिण भारत अभियान का एक उद्देश्य तटीय क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करना था। साथ ही अकबर पुर्तगालियों के तटीय प्रभुत्व को भी कम करना चाहता था, ताकि वह अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रसार कर सके। इस प्रकार अकबर ने दक्षिण भारतीय नीति विशुद्ध रूप से साम्राज्य विस्तार और आर्थिक उद्देश्यों पर आधारित थी। अकबर के काल के दौरान दक्षिण भारत में 4 प्रमुख रियासतें थीं: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा। इसके अलावा दक्षिण भारत की एक अन्य छोटी रियासत भी थी, बरार। बरार को 1575 में अहमदनगर द्वारा जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया।
खानदेश अभियान। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इस समय खानदेश के शासक अली खान थे, जिन्हें एक तरफ अहमदनगर जैसे शक्तिशाली राज्य के आक्रमण का भय था, तो दूसरी ओर उसकी सीमा मुगल साम्राज्य के निकट थी। अहमदनगर अभियान। खानदेश के बाद 1593 में अकबर ने दक्षिण भारत के संदर्भ में अपना अभियान अहमदनगर भेजा। इसके अलावा अकबर इस समय लगभग समस्त उत्तर और मध्य भारत को केंद्रीय मुगल सत्ता के अधीन ला चुका था, अतः दक्षिण में साम्राज्य के विस्तार के क्रम में अहमदनगर सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्राथमिक केंद्र था। मुगल सेना की ओर से अहमदनगर अभियान का नेतृत्व शहजादा मुराद और अब्दुल्ला रहीम खान खाना द्वारा किया गया। इस समय अहमदनगर का शासक बहादुर निजाम शाह था, जिसका संरक्षक चांद बीबी थी। माना जाता है कि एक महिला होते हुए भी चांद बीबी ने वीरता से मुगल सेना का सामना किया। हालांकि दोनों पक्षों के बीच 1596 में संधि हो गई तथा चांद बीबी ने बरार प्रांत पर केंद्रीय मुगल सत्ता का नियंत्रण स्वीकार कर लिया। असीरगढ़ अभियान। यह अकबर का अंतिम दक्षिण विजय थी। 1601 में अकबर ने दक्षिण भारत की एक छोटी रियासत असीरगढ़ को युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। इस समय असीरगढ़ खानदेश के एक नए शासक मीरन बहादुर के अंतर्गत था। अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। अकबर से पूर्व दिल्ली सल्तनत तथा अन्य पूर्ववर्ती मुगल शासकों को लगभग हमेशा राजपूतों से चुनौती मिलती रही। तमाम प्रयासों के बावजूद भी अकबर ने पूर्ववर्ती सभी शासक राजपूतों को केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं रख सके। अपनी कूटनीतिक दक्षता एवं साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण अकबर ने राजपूतों के संदर्भ में व्यवहारिक नीति का अनुसरण किया। अकबर की राजपूत नीति के मूल तत्व। राजपूत के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना करना, राजपूतों के उच्च पदों पर नियुक्त करना, विजित राजपूतों को क्षमादान, शासन के संचालन में राजपूतों को सहयोग प्रदान करना, राजपूतों के धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ युद्ध नीति को भी अपनाना। अकबर की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। अकबर का राजत्व सिद्धांत बाबर के बादशाह अथवा बादशाह के पद पर आधारित था। बादशाह के पद का सृजन बाबर द्वारा किया गया, जो कि खलीफा द्वारा धार्मिक मान्यता दिए जाने से मुक्त था। धार्मिक मान्यता एक प्रकार से कानूनी मान्यता थी। बादशाह का पद दिल्ली सल्तनत के शासकों की तुलना में अधिक गरिमा, प्रतिष्ठा और शक्ति का परिचायक था और खलीफा के नियंत्रण से मुक्त था। अकबर ने बाबर द्वारा सृजित इस पद में एक नवीन आयाम जोड़ते हुए इसे देव्य पद से जोड़ दिया, अर्थात राजा को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि तथा प्रजा के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया। जहां एक ओर बाबर ने गैर मुसलमानों को कुछ प्रतिबंधों के आधार पर शांतिपूर्वक जीने की स्वतंत्रता प्रदान की, वहीं अकबर ने इस संदर्भ में पुनः उदार नीति का अनुसरण किया। अबुल फजल द्वारा रचित आईन-ई-अकबरी में अकबर के धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राजतंत्र सिद्धांत की चर्चा की गई और इस सिद्धांत को पौराणिक हिंदू मान्यताओं पर आधारित बताया है। आईन-ई-अकबरी के अनुसार अकबर का राजतंत्र सिद्धांत उदार निरंकुशता पर आधारित था, जहां उदार का तात्पर्य प्रजा के अधिकतम कल्याण से था, जबकि निरंकुशता का अर्थ शासन की सर्वोच्चता से है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में अकबर द्वारा राज्य के देव्य सिद्धांत का अनुसरण किया गया, अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा उसके आदेशों का पालन करना प्रजा का धार्मिक कर्तव्य है।
अकबरकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें प्रशासन का संचालन सूबेदार के माध्यम से किया जाता था। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 प्रांतों में विभक्त किया। प्रांतों मतलब सूबों होता है, जिसका प्रमुख सूबेदार होता था, जो सीधे केंद्रीय सत्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रांतीय प्रशासन को पुनः सरकार अथवा जिला प्रशासन में तथा जिला प्रशासन को परगना में अथवा तहसील में विभक्त किया गया। इस एक फरगने में कई गांव होते थे। केंद्रीय प्रशासन वकील ए मुतलक सम्राट के बाद दूसरा प्रमुख पद होता था। वकील ए मुतलक सम्राट के बाद दूसरा पद होता था। दीवान ए आला अथवा वजीर वित्त विभाग का प्रमुख होता था। सेना का प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी के अधीन 2 प्रमुख पद थे, बख्शिए हुजूर तथा बख्शिए शागिर्द। सदर उस सुदूर अथवा सदर ए जहां धार्मिक मामलों का प्रमुख अथवा बादशाह का धार्मिक सलाहकार होता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख। कई बार यह पद सदर उस सुदूर को भी सौंप दिया जाता था, क्योंकि यह धार्मिक मामलों में कुशल होता था तथा न्याय मूलतः शरीयत पर आधारित था। मीर सामना अथवा खान सामना राज दरबार में आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करने वाला अधिकारी होता था। शाही तोपखाने का प्रमुख मीर अतीश अथवा दरोगा ए तोपखाना है। इस पद पर तुर्क तथा ईरानी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था, क्योंकि शाही तोपों का आयात तुर्की या ईरान से ही किया जाता था और तुर्की व्यक्ति इन तोपों के संचालन में कुशल होता था। सूबा अथवा प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन अकबर के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु आधार प्रस्तुत करते हुए 12 सूबों की स्थापना की गई थी। बाद में 3 नए सूबों बरार, खानदेश और अहमदनगर के सम्मिलित होने के बाद इनकी कुल संख्या 15 हो गई। सूबेदार, दीवान, सदर और काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल। सरकार अथवा जिला प्रशासन। प्रत्येक सूबा कई सरकारों यानी जिला में बटा हुआ था। फौजदार जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। फौजदार के अधीन एक सैनिक दल होता था, जो कि जिले की शांति, सुरक्षा व व्यवस्था का प्रबंध करता था। अमल गुजार जिले का राजस्व एकत्र करता था। कृषकों को तकाबी ऋण बांटने व वसूलने का अधिकार को अमल गुजार प्राप्त था। इसे आय व्यय की मासिक रिपोर्ट दरबार में भेजनी होती थी और यही जिले की आय को शाही खजाने में नियमित रूप से भेजता था। तकावी ऋण की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, ताकि अकाल के दौरान किसानों को आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा प्रदान की जा सके। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने किसानों के लिए फसल ऋण की व्यवस्था को प्रारंभ किया। परगना प्रशासन। सीकदार, आमिल, कानूनागो, फौजदार, परगना काजी। ग्राम प्रशासन। मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व तो मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकदम या चौधरी कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। मुगल काल में पटवारी को राजस्व का 1% कमीशन के रूप में दिया जाता था। मुगल काल में परगने के अंतर्गत आने वाले गांवों को मौदा या दी कहा जाता था।
वित्त प्रशासन। अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का सब था, जो 101 तोले का था। यह बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने का एक सिक्का इलाही चलाया। चांदी का मानक सिक्का रुपया कहा जाता था, जिसका वजन 175 ग्रेन का था। यह मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था। अकबर ने चांदी का एक चेकोर या वर्गाकार सिक्का चलाया, जिसे जलानी कहा जाता था। अकबर ने तांबे का एक सिक्का दाम चलाया, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई और देवनागरी में राम सिया लिखवाया। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। अकबर ने शासन संभालते ही राज्य की आय के मुख्य स्रोत भू राजस्व की महत्ता को समझते हुए भू राजस्व प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ी राज्य की आय में अनिश्चितता की स्थिति को सुधारने तथा भू राजस्व में एकरूपता लाने के प्रयास प्रारंभ किए। उसके प्रारंभिक प्रयोगों में शाह मंसूर, मुजफ्फर खां तलबाती तथा राजा तोडरमल का विशेष योगदान था। राजा तोडरमल का दूसरा बंदोबस्त शेर शाह के शासनकाल में राजस्व अधिकारी रह चुके थे। तोडरमल का भूमि का सारा बंदोबस्त 1573 के गुजरात के तथा 1575-76 के उसके गुजरात, बिहार व बंगाल छोड़कर शेष साम्राज्य के भू राजस्व प्रशासन के सर्वेक्षण पर आधारित था। तोडरमल ने साम्राज्य को लगभग 1 करोड़ तकों की वार्षिक भू राजस्व आय वाली 182 इकाइयों में विभाजित किया और उनमें से प्रत्येक को करोरी नामक अधिकारी से सुपुर्द कर दिया। खालसा। इस भूमि पर केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था तथा इस भूमि से वसूले गए लगान का उपयोग केंद्रीय व्यय के लिए होता था। जागी। इस युद्ध पर मनसबदारों का नियंत्रण था तथा वे ही उस भूमि के लगान का आवश्यकता अनुसार उपभोग एवं वितरण करते थे। इस भूमि पर केंद्र को लगान नहीं दिया जाता था। बेबाकी। इस भूमि पर यद्यपि केंद्र का नियंत्रण होता था, तथापि उसे केंद्रीय कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसका लगान विभिन्न जागीरदारों की कमी या घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। मददमाज। किसी व्यक्ति या संस्था को दान या मदद के रूप में दी जाने वाली भूमि को मददमाज कहा जाता था। यह भूमि लगान मुक्त थी। लगान के रूप में किसान को अपनी 10 वर्ष की औसत उपज का तीसरा भाग देना निश्चित किया गया। मनसबदारी प्रथा। इस प्रथा की शुरुआत 1566 में अकबर ने की थी। इस प्रथा का उद्देश्य सैन्य व्यवस्था को संगठित करना। मुगल सम्राट द्वारा शाही सेना के व्यक्तियों को मनसब पद प्रदान किया जाता था, जो प्रतिष्ठा सूचक था। जो व्यक्ति मनसब प्राप्त करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। जितने मनसब मनसबदार को प्राप्त किए जाते थे, उसी आधार पर उसे घुड़सवार सैनिक की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अकबर के शासनकाल में एक मनसबदार को 10 से 10,000 तक मनसब प्रदान किया जाता था। अकबर कालीन कृषक। खुदकास्ट। वैसे कृषक जो अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम थे तथा उनसे उनका भरण पोषण हो जाता था, उन्हें खुदकास्ट कहा जाता था। चूंकि उनका भूमि पर अस्थायी अधिकार था, इसलिए उन्हें मालिक जमीन भी कहते थे। पाहीकास्ट। दूसरे गांव में अस्थायी रूप से रहकर खेती का कार्य करने वाले कृषकों को पाहीकास्ट कहा जाता था। इन्हें पारिश्रमिक के तौर पर उपज का कुछ हिस्सा दिया जाता था। मुजारियान। ये अपने ही निवास स्थान पर रहकर किराए की जमीन पर बटाई करते थे। इनके पास अपनी जमीन काफी कम होती थी। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था।
अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलूकुर की नीति अपनाई। अकबर ने प्रारंभिक धार्मिक सिद्धांत पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव पड़ता है। अकबर ने 1575 में दार्शनिक एवं धर्मशास्त्र विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना करवाई। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य। 1579 में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजरनामा या एक घोषणा पत्र जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महाजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान-ए-आदिल या इमाम-ए-आदिल की उपाधि धारण की। इस दस्तावेज में अकबर को अमर-उल-मोमिनीन कहा गया। मजहर दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया, किंतु मजहर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक द्वारा दी गई थी। अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने तथा राजस्व की गरिमा को बचाने के लिए महाजरनामा नामक सिद्धांत की घोषणा भी की, जो कि मूलतः सभी धर्मों में सहिष्णुता तथा सम्राट की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर केंद्रित थी। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म प्रवर्तित किया। तौहीद-ए-इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से इस दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित कबूल फजल था। हिंदू में केवल महेश दास, जिसे हम बीरबल के नाम से भी जानते हैं, ने ही स्वीकार किया था। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए रविवार का एक दिन निश्चित था और इस दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। तत्कालीन ईसाई धर्मगुरु और लेखक बाल्तोरी ने दीन-ए-इलाही के बारे में कहा है कि यह विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण था, जो मोहम्मद ने कुरान, ब्राह्मणों के धर्मग्रंथों तथा एक सीमा तक ईसा मसीह की इंजील से लिए गए थे। अन्य धार्मिक कार्य। सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को प्रेषित किया। अकबर ने 1583 में एक नई कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। अकबर ने प्रयाग और बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर लगाने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1583 ईस्वी से पहले अकबर की मुद्राओं पर कलमा और खलीफाओं का वितरण अंकित होता था, किंतु 1583 ईस्वी के बाद उन पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा करने वाले पद अंकित किए जाने लगे। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। अकबर की लोक कल्याणकारी गतिविधियां। युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाने की परंपरा को तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा पर 1562 ईस्वी में रोक लगा दी। 1563 में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, को बंद करवा दिया। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की। अकबर के 9 रत्न बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, तोदरमल, मान सिंह, दो प्याजा मुल्ला, हकीम हुकाम। अकबर के 9 रत्न को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक पे वीडियो बनाया हुआ है। आप वहाँ से अकबर के 9 रत्न को याद कर सकते हैं। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 को अज्ञात बीमारी के कारण हुई थी। उसके निधन के बाद उसका पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, मुगल साम्राज्य का नया शासक बना।
तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में अकबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और ताकि वे भी अकबर के बारे में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जान पाएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।